एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेरेंडा आईएएस के इस करंट अफेयर्स सेशन में। दिस इज मी सुप्रिया। मैं हूं आपकी टीचर और गाइड और आज हम लेकर आए हैं कुछ बर्निंग इश्यूज जो यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए एज यूजुअल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम कुछ इस सेशन के जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको कवर करेंगे हम उस पे एक बार नजर डालते हैं so that you will have an idea of how the session is going to be. First topic is India UK FTA. A poor deal for public health है नहीं, इस टॉपिक को हम अंडरस्टैंड करेंगे। उसका क्या इम्पैक्ट होगा पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज पे, especially related to medicine pricing etc. we'll try and understand. दूसरा है fault lines in India's electoral architecture. बात यहाँ पे होगी इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम की जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल्स, इलेक्शन फंडिंग्स जैसे सीरियस इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे। Then comes very famous topic of India and China relationship. एक थोड़ा सा उनके टाइज को समझते हैं, पोस्ट गलवान डायनामिक्स क्या कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे और किस तरह से एक ट्रस्ट डिफिसिट और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इस रिलेशनशिप को शेप कर रहा है। विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। फिर फोर्थ टॉपिक है आज का हमारे, फिर से हम इंडिया और यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के जो कुछ इकोनॉमिक एंगल है उनको एक्सप्लोर करेंगे और कोई ट्रेड सर्विसेज में क्या क्या की डेवलपमेंट्स हुए हैं। विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। देन एक बहुत ही ज्यादा कर्नाटका का एक बिल पास हुआ है, कर्नाटका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2025 पास नहीं हुआ, आई एम सॉरी। वो अभी शायद कर्नाटका ने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ एक बहुत ही टफ अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया है। इसके लीगल इम्पैक्ट को समझेंगे, सोशल सिग्निफिकेंस क्या होगी इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे इन डिटेल। सोशल जस्टिस का इशू हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगा, तो आई हैव चोजन दिस टॉपिक इन दैट सेंस। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक अबाउट इंडिया एंड यूके's FTA। उसके कंसर्न्स क्या क्या है। तो shall we begin today's session? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक से। इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो जुलाई 24 को साइन हुआ पीएम मोदी जी ने यूके विजिट के दौरान। सरफेस पे तो ये एक बड़ा इकोनॉमिक माइलस्टोन जैसे दिख रहा है, लेकिन जैसे ही इसके हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे तभी काफी सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न सामने आ गए हैं। अग्रीमेंट ओवरव्यू अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली इशू हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है उसका एक क्लॉज है, इंपोर्ट ड्यूटीज रिड्यूस करना ऑन यूके मेड HFSS फूड, हाई इन फैट शुगर सॉल्ट। HFS का मतलब होता है उनके फूड का जो हम इंपोर्ट करेंगे वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है ये सारे प्रोडक्ट्स पे कम होगी। ये क्लॉज है उसमें। ये वो फूड्स है जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं जैसे चिप्स, पेस्ट्रीज, शुगर ड्रिंक्स एक्सेट्रा। ये चीजें जब इंडिया में ज्यादा सस्ती हो जाएंगी तो नेचुरली क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, लेकिन इसके पीछे का रिस्क कितना बड़ा है। अगर इसके हेल्थ इम्प्लीकेशंस देखोगे आप तो इंडिया में पहले ही नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज बहुत सारे ज्यादा हो रहे हैं और वो WHO भी क्या बोल रहा है कि HFSS का जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक इजी अवेलेबिलिटी जो है डायरेक्टली लिंक होती है टू दिस लाइफस्टाइल डिसीजेस। अब जब यूके के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट ड्यूटी के बिना आएंगे तो इंडियन मार्केट में तो ये फ्लड हो सकता है एंड दैट कुड बी अ वेरी पब्लिक डिजास्टर, यू कैन से हेल्थ डिजास्टर। एक तरीके से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो रही है कहीं ना कहीं, लेकिन पब्लिक हेल्थ कॉम्प्रोमाइज के चलते ये सब हो रहा है। अब इस प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट क्या करता है, इंडिया का वीक रेगुलेटरी सिस्टम। अब जैसे कंट्रीज जैसे है ना मेक्सिको, चिले जैसे, वो क्या करते हैं, दे हैव अ मैंडेटरी फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, जिससे कंज्यूमर को जो है तुरंत समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट अनहेल्दी है या नहीं। अब इंडिया में ऐसा कोई न्यूट्रिशन लेबल लॉ नहीं है, इसका मतलब कंज्यूमर को पता भी नहीं चलेगा कि उसके हाथ में जो चिप्स का पैकेट है उसके क्या इंग्रेडिएंट्स है। वो डायबिटीज, हार्ट अटैक का एक शॉर्टकट बन सकता है, दे विल हैव नो आइडिया। तो आपको इसको ऐसे अंडरस्टैंड करना है कि FTO के जो FTA है उसको सेलिब्रेट करने के साथ साथ ये जो हेल्थ सेफगार्ड्स की जरूरत है
ये सारी चीजें जो है पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो रही है कहीं ना कहीं। तो हम इसको दो एंगल्स में देखेंगे, GS2 के चलते गवर्नेंस में देखेंगे, ठीक है, एंड देन वी विल सी फॉर GS3 इसका एक इकोनॉमिक एंगल भी देखेंगे, ठीक है, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस इकोनॉमिकली। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या हेल्थ इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स है एक्सेट्रा। इंडिया और यूके के बीच में जो नेगोशिएशन हुआ मई 2020 में, तब स्टार्ट होके मई 25 में ये कंक्लूड हो गया। अब मोदी जी जो है चले गए हैं यूके टू साइन दिस, लेकिन ये अग्रीमेंट ग्लोबल प्रेसिडेंट को फॉलो करता है। जैसे नाफ्टा हो गया 1992 में, नॉर्थ अमेरिकन जो फ्री ट्रेड थी। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि नाफ्टा के बाद मेक्सिको में क्या हुआ। मेक्सिको में HFSS और अल्ट्रा प्रोसेस फूड का इंपोर्ट जो है बढ़ गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, जिससे ओबेसिटी, डायबिटीज जो है वहां पे एक्सप्लोड कर गई। तो इंडिया यूके के डील के पीछे भी तो ऐसा एक ग्लोबल पैटर्न रिपीट होता दिख रहा है ना हमें। फ्री ट्रेड के चलते ना अनहेल्दी फूड का इजी एक्सेस और पब्लिक हेल्थ पे जो प्रेशर बनेगा, दैट इज अ वेरी बैड मूव यहाँ पे। अब इंडिया की जो एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम है, ऑलरेडी प्रॉब्लम है इंडिया में, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज जो है रैपिडली बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक्स के तो हम कितने केसेस देख चुके हैं। तो जब फूड पैकेजिंग पे क्लियर वार्निंग या लेबलिंग नहीं होगी, तो आम आदमी को जो है पता ही नहीं चलेगा कि वो स्नैक्स जो ले रहे हैं वो हेल्थ के लिए कितने डेंजरस साबित हो सकते हैं। जब रेगुलेशंस ही हमारे कंट्री में इतने बुरे हैं, तब मार्केटिंग ज्यादा चालू हो जाएगी, और इसी वजह से जो है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होता है, यूथ, चिल्ड्रन, वो टारगेट बन जाएंगे इसके चलते। और हमें अभी आप देखो, ये जो FSSAI का जो एक कैंपेन होता है, उसके चलते ये दिखाता है कि इंडिया कितना स्लो हो रहा है फूड लेबलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 में बोला था कि FSSAI जो है शुड फाइनलाइज फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग, लेकिन उसके बारे में अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया, वो प्रॉपरली एनफोर्स भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो बैकग्राउंड हमने देखा, उसके बाद ट्रेड डील्स बिना पब्लिक हेल्थ सेफगार्ड्स के इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं ला सकेगी, डिसीज ग्रोथ हो जाएगा। इसीलिए जो है हमारी जो पॉलिसी कोहेरेंस हो वो इकोनॉमिक अग्रीमेंट्स के साथ साथ हेल्थ प्रोटेक्शन, इन दोनों को बैलेंस करके चले। दिस इज व्हाट द आर्टिकल टॉक्स अबाउट। तो यहाँ पे फूड सेफ्टी के कुछ की इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके रेगुलेशन के बारे में जानते हैं, कैसे लेबलिंग और अवेयरनेस में कमी होने की वजह से बिगड़ सकती है और भी ज्यादा सिचुएशन हमारे देश में। यहाँ पे हम कौन से इंस्टीट्यूशंस इफेक्टिव काम के लिए जिम्मेदार है, विल सी दैट। आपको फूड लाइसेंस तो पता होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सबसे पहला इंस्टीट्यूशन आता है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर काम करता है। ये इंडिया का जो है टॉप फूड रेगुलेटरी बॉडी है, जो ये इसका काम क्या करेगा, ये इंश्योर करना कि सिटीजन्स को सेफ और होलसम फूड मिले। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे, FSSAI में फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग जैसी चीजें अभी तक प्रॉपर्ली एनफोर्स नहीं की गई है, बावजूद सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद। अब लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या हो जाएगा, हमेशा पेंडिंग रहता है हमारे कंट्री में। देन ASCI जो एडवर्टाइजिंग की इंस्टीट्यूशन है, जो एक इंडस्ट्री बॉडी है और एडवर्टाइजमेंट को जो है सेल्फ रेगुलेट करता है। लेकिन ASCI काफी बार सिटीजन उन सिटीजन्स में हमारे आम आदमी के तौर पे भी एक क्रिटिसिज्म फेस करता आया है कहीं ना कहीं, क्योंकि अनहेल्दी फूड्स को मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जब आप दिखाते हैं लो फैट चिप्स बोल के या शुगर फ्री बिस्किट्स बना के, ये सब काफी ऑफन मिसलीडिंग होता है, उन पर प्रॉपर क्रैकडाउन नहीं होता। तो अगेन दिस इज अ वेरी बिग लूप होल यहाँ पे। देन व्हेन वी टॉक अबाउट FOPNL, ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। ये क्या करता है, ये है फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग, ठीक है। ये एक लेबलिंग फ्रेमवर्क है, जहां पे कोई पैकेज्ड फूड रहता है, उसमें कंज्यूमर को तुरंत प्रोडक्ट के फ्रंट पे ही वो सारे हेल्थ इंग्रेडिएंट सब कुछ वहां पे पता चले, रेड सिंबल रहे अगर हाई शुगर और फैट हो, ऐसे कुछ तो नहीं। लेकिन अमेरिकन कंट्रीज जैसे पेरू, मेक्सिको ऑलरेडी इसे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, और वहां हेल्थ आउटकम्स भी इंप्रूव हुए हैं कहीं ना कहीं। तो द बॉटम लाइन यहाँ पे ये है कि
29 से ज्यादा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने रेकमेंड किया है कि इंडिया को तुरंत पब्लिक सेफगार्ड इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का क्या है, बर्डन जो है एवरी ईयर बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे जो कहता है 2025 का, उन्होंने भी वार्न किया कि जो लाइफस्टाइल डिसीज के चलते हेल्थ स्पेंडिंग डेंजरसली हाई हो जाएगी। और अगर ये जो HFSS जैसे फूड और मिसलीडिंग एड्स जो अनचेक चले जाएंगे, तो ये बर्डन जो है एक्सेलरेट होगा कहीं ना कहीं। इजी अवेलेबिलिटी के चलते जो वल्नरेबल ग्रुप्स है वो सबसे ज्यादा और पहले टारगेट होंगे। तो इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस की बात करना जरूरी है कि ये जो पब्लिक हेल्थ के एंगल है, ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हमारे लिए क्या लेके आया है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वी शैल सी। अगर हम सबसे पहला कंसर्न को नोट करेंगे तो इंडिया की हेल्थ पॉलिसी जो है वो वीक है पहले से ही। अगर किसी प्रोडक्ट पर मैंडेटरी न्यूट्रिशन वार्निंग नहीं होते, तो जो भी डाइटरी रेगुलेशंस इंडिया में चल रहे हैं उनका पर्पस ही डाइल्यूट हो जाएगा। इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस में जहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड है, FTA के एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करने का मतलब ही नहीं बनता। हेल्थ वार्निंग्स के बिना ये डील बन जाती है, लाइक अ प्रॉफिट फर्स्ट पीपल लेटर वाला एग्जाम्पल हो जाएगा ये तो। अगर फिर लीगल सेफगार्ड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, डील अभी फाइनल रेटिफिकेशन के स्टेज पर है। इंडिया के पास अभी भी टाइम है कि वो लीगल टेक्स्ट में कुछ सेफगार्ड्स इंसर्ट कर सके, उनको बोले कि कुछ अपना प्रोडक्ट लेबलिंग पे ध्यान दे, स्पेसिफिक एक्सक्लूड करे ये जो क्लॉजेस है HFSS को लेके, हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट करे बिफोर अ फाइनल रोल आउट, they can take commitments on labeling and regulations etc. ये negotiation window जो है जहां इंडिया अपना पब्लिक इंटरेस्ट डिफेंड करेगा, seems very important। और फिर ये बन जाएगा तीसरी बात, मतलब ये डील एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कहीं ना कहीं। इस बार इंडिया हेल्थ फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी का एग्जाम्पल सेट करता है, आगे जाके FTAs के चलते आशियान हो, यूरोपियन यूनियन, गल्फ कंट्रीज के साथ भी जो होगा, साथ में हेल्थ कंसिडरेशन एक क्लॉज बन सकता है। तो हमारे लिए जो है ये जैसे एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम जो बैलेंस की मैं बात कर रही थी कि कैसे हेल्थ पब्लिक हेल्थ को भी बैलेंस करना होगा, साथ साथ में ये डील को इकोनॉमिकली कैसे हम ग्रो कर पाएंगे, उसके एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलना जरूरी हो जाएगा। और अगर हमने ये अचीव कर लिया तो आगे जाके कोई भी हम डील साइन करेंगे या कोई भी सोचेंगे भी कोई डील के बारे में, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, तो वी विल हैव अ टेम्पलेट रेडी फ्रेमवर्क फॉर अस। तो एक प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद let's move ahead to our second topic of the day, जो एक और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पे। एक बहुत ही सीरियस डेमोक्रेसी इशू के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें इलेक्टोरल प्रोसेस इन्वॉल्व है, इलेक्टोरल चैलेंजेस इन इंडिया, और रिसेंट न्यूज से जो डायरेक्टली जो जुड़ा हुआ आर्टिकल है ये। अब करंट सिचुएशन क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी अभी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स शुरू कर दिया, स्पेशली बिहार जैसे स्टेट्स में जहां माइग्रेशन जो है काफी ज्यादा है। ये एक्सरसाइज ऑफिशियली तो वोटर को लिस्ट को क्लीन करने और अपडेट करने के लिए होती है, लेकिन बिहार के केस में कंट्रोवर्सी उभर के सामने आ गई। बिहार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा है कि 2025 में अराउंड 1.2 मिलियन पीपल हटा दिए गए हैं वोटर लिस्ट से। बहुत ही अलार्मिंग नंबर है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें नॉन रेसिडेंट्स माना गया है। और खास बात यहाँ पे ये है कि ये डिलीशन जो है उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा हुआ जहां से हाई सीजनल माइग्रेशन होता है, जैसे सीतामढ़ी, गोपालगंज एक्सेट्रा। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया, हाई आउट माइग्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स, ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है यहाँ पे? यहाँ समस्या क्या है कि वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए जो आइडेंटिफिकेशन या डेफिनेशन यूज होती है ऑर्डिनरी रेसिडेंस की, वो आज के मोबाइल इंडिया के लिए बहुत आउटडेटेड हो गया है। आज के टाइम में जब लोग बाहर जाते हैं रोजगार के ढूंढने में, सारे परिवार के साथ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, तो उनका वोटिंग राइट उनके परमानेंट रेसिडेंस से लिंक होगा। इस रिजिड फ्रेमवर्क के कारण जो है माइग्रेंट्स और अर्बन पुअर और माइनॉरिटी जैसे ग्रुप्स जो है डिसएनफ्रेंचाइज हो रहे हैं। इसका ब्रॉडर इम्प्लीकेशन आप देखोगे तो ये जो है डेमोक्रेटिक एक्सक्लूजन की बात करता है कहीं ना कहीं, है ना। इट्स अ नाइस वर्ड, आप लिख लीजिए कहीं,
डेमोक्रेटिक एक्सक्लूजन। तो क्या हमारी डेमोक्रेसी इंक्लूसिव हो रही है या नहीं? अगर हम वोटर लिस्ट क्लीन करने की जरूरत की बात करते हैं, तो वो उन लोगों का क्या, वो मार्जिनलाइज लोगों का क्या? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर पे बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक इनजस्टिस की जो उनके साथ हो रही है। तो यहाँ पे आप दो, मतलब whenever you're talking, ये बिहार का केस और स्पेशल रिविजन, ये सारी चीजें आप हमेशा डेमोक्रेसी बात करेंगे, फिर बात करेंगे इनजस्टिस की, कैसे हो रहा है सिटीजन के साथ, उनका जो राइट टू वोट है वो कैसे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये सारे एंगल्स आपको टच करने होंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट क्वेश्चन यू आर फेसिंग। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्टोरल लॉज का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि इंडिया का जो वोटिंग लॉ है वो कैसे इवॉल्व हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हुआ 1947 के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हुआ था। ये जो एक्ट बनाया गया था उस वक्त की रियलिटी को देख के बनाया था कि 82% से ज्यादा पॉपुलेशन रूरल थी, माइग्रेंट्स का हिस्सा लो काफी अराउंड 8% तक था। तो नेचुरली तब बनाया गया लॉ जो है सेडेंटरी पॉपुलेशन के हिसाब से ही वो लोग बनाएंगे, जहां आदमी एक जगह रहता है वही वोट करेगा टाइप्स उन्होंने लॉ बना दिया। अब जो हम आगे अब बात करेंगे चेंजिंग डेमोग्राफिक्स की। आज के भारत में it is changed। आज के टाइम में 37% ऑफ इंडियंस आर इंटरनल माइग्रेंट्स, और कुछ स्टेट्स में ये और भी ज्यादा है। एग्जाम्पल आप बिहार का ही ले लो, 36% हाउस होल्ड्स में कम से कम एक माइग्रेंट तो होता है जो काम के लिए किसी दूसरे शहर या स्टेट चले जाता है। अब जब ग्राउंड रियलिटी इतनी डायनामिक हो गई है, लेकिन हमारा लॉ जो है 1950 तक वहां से चलता आ रहा है, उसी पे बेस्ड है, तो बहुत बड़ा जो है यहाँ पे गैप देखने को मिलेगा हमें। हमारा करंट चैलेंज क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो इलेक्टोरल लॉ है अभी भी एज्यूम करता है कि सिटीजन जो है एक ही जगह रह रहे हैं। वोटिंग का राइट टाई होता है रेसिडेंसी से, ना कि सिटीजनशिप से। और इसी वजह से जो हो रहा है, लोग माइग्रेट करते हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है या वो अपने वोट का यूज कर ही नहीं पाते। तो इससे डेमोक्रेसी इंक्लूसिव कहाँ बनेगी? ये तो हम सीधा सीधा उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो हमें ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम यहाँ पे और एक एंगल आ जाता है एथिक्स का। ठीक है, अगर इंडिया ट्रूली पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बनना चाहता है तो लॉस को भी मोबाइल इंडिया के लिए अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जरूरत है रिफॉर्म्स की। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसको बदलने की कहीं ना कहीं जरूरत है, अमेंड करने की जरूरत है। हाँ, तो ये जो कंफ्यूजन है उसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स क्या कहता है, क्या चीज में ये हो रहा है? अब सिटीजन होने के बावजूद क्या आपका वोट करना गारंटेड है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अब सिटीजनशिप क्या होती है? ये एक लीगल आइडेंटिटी है। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे सिटीजनशिप के एक्ट में डिफाइंड है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको सारे फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ सिटीजन होने से वोटिंग राइट जो है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि वोटिंग के लिए दूसरा क्राइटेरिया लगता है, दैट इज रेसिडेंसी। द इलेक्टोरल लिंक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर ये होता है कि वोटिंग का राइट डिपेंड करेगा कि आप कहाँ रहते हैं। आप जिस जगह ऑर्डिनरी रिसाइड करते हो, आप उसी कॉन्स्टिट्यूशन में वोट डाल सकते हो। तो अगर एक माइग्रेंट वर्कर बैंगलोर में काम कर रहा है लेकिन उसका वोटर रिकॉर्ड बिहार में है, तो वो बिहार जाके वोट डाल पाएगा, बैंगलोर में उसका नाम ही नहीं होगा वोटर लिस्ट में। और इसी वजह से क्रोर्स ऑफ सीजनल वर्कर्स डिसएनफ्रेंचाइज्ड हो जाते हैं, उनको उससे मतलब भी नहीं होता। इनफैक्ट माइग्रेंट्स एक स्ट्रक्चरल ट्रैप में फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। इफ यू कैन सी, ना वो अपने विलेज कॉन्स्टिट्यूशन में वोट डालने जाते हैं, ना इंडस्ट्रियल जोन जहां वो काम कर रहे हैं वहां कुछ कर पाते हैं। और जब भी वोटर लिस्ट रिवीजन होती है तो सबसे पहले यही मोबाइल पॉपुलेशन टारगेट हो जाती है टू रिमूव देम। तो इस डायलेमा का असली मूल जो रूट है वो है वोटिंग को सिटीजनशिप से लिंक करना चाहिए, बल्कि टेम्पररी रेसिडेंसी, मतलब
टेम्पररी रेसिडेंस जहाँ पे है उससे भी कुछ मैकेनिज्म अगर हो पाए, कुछ रिफॉर्म अगर हम ला पाए अंडर दिस रेसिडेंसी, सिटीजनशिप एक्सेट्रा, तो वो बहुत ही क्रूशियल बन जाएगा एंड वी विल बी एबल टू अचीव दैट इंक्लूसिविटी दैट वी टॉक ऑलवेज। तो अब हमने देखा कि इंडिया के इलेक्टोरल फ्रेमवर्क में मोबिलिटी को लेकर कितनी लिमिटेशंस है। एक बार नजर डालते हैं ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस पर, ताकि हम समझ सके कि दूसरे देश इस इंक्लूसिविटी को लाने के लिए एडेप्टिव इलेक्टोरल सिस्टम्स क्या-क्या अडॉप्ट करते हैं। यूएस को देख लीजिए, सबसे एग्जाम्पल है ये बहुत अच्छा वाला। वहां 30 मिलियन से ज्यादा वोटर्स ऐसे होते हैं जो जिस स्टेट में रजिस्टर्ड होते हैं वहां उस वक्त रहते हैं। तो उनका सोल्यूशन क्या है? मेल इन बैलेट्स, यानी लोग अपने घर से दूर होके भी वोट कर सकते हैं वाया पोस्टल बैलेट्स, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, जॉब के लिए रिलोकेट हुए हो या टेम्पररी वर्कर्स हो। ये सिस्टम मोबिलिटी को बैरियर नहीं बनाता बल्कि वोटर को एम्पावर करता है। फिलीपाइंस में दूसरा एग्जाम्पल आप फिलीपाइंस का ले लीजिए, जहां पे 1.8 मिलियन ओवरसीज वर्कर्स को रिमोट वोटिंग की सुविधा मिलती है। वोटिंग हो सकती है जैसे एम्बेसी बेस्ड सेंटर्स में या पोस्टल वोटिंग के जरिए। और इस मॉडल का रिजल्ट क्या है? 60% जो है वोटर टर्नआउट, जो इंडिया के अर्बन माइग्रेंट टर्नआउट से काफी ज्यादा है। ये मॉडल क्या बताता है कि ग्लोबल मोबिलिटी के जमाने में इलेक्टोरल मॉडल्स को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। Then we'll talk about the third example of Australia. बहुत इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है ये। वहां इलेक्शन कमीशन यूज करता है मोबाइल पोलिंग बूथ्स, स्पेशली ट्राइबल और रिमोट एरियाज के लिए। ये वैन्स जाते हैं हर वो इंटीरियर एरियाज में। रिजल्ट क्या होता है? 90% वोटर टर्नआउट्स। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है अबाउट इंक्लूजन एंड टर्नआउट को इंश्योर करने का, बिना कोई इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज किए। तो यहाँ पे ऑल इन ऑल ये है कि अगर हम 21st सेंचुरी डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं तो हमें सिटीजनशिप को ना इतना स्टैटिक डेफिनेशन से नहीं जोड़ के रखना चाहिए, कहीं ना कहीं डायनामिक पार्टिसिपेशन के फॉर्मेट में सोचना पड़ेगा। ग्लोबल प्रैक्टिसेस हमारे लिए एक रोड है जिसका हम उस पे चलने की कोशिश कर सकते हैं, एक एक्शनेबल मॉडल है जो हम ना कि बस एग्जाम्पल की तरह बल्कि उसको एक टेम्पलेट की तरह ले, ताकि वो हम अडॉप्ट कर पाए हमारे हिसाब से। हमने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस डिस्कस किए, ग्लोबली क्या क्या यूज होता है डिस्कस किया। अब हमारे कंट्री में हम क्या क्या कर सकते हैं उस पे भी एक बार बात करते हैं। अर्जेंटली क्या हो सकता है? इलेक्शन कमीशन जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट होता है ना, उसको रिफॉर्म कर सकता है। या लॉ, ये जो लॉज होते हैं तभी मतलब तभी उतना इफेक्टिव बन पाएंगे जब वो रूरल और स्टैटिक पॉपुलेशन से हटके आज के इंडिया के मोबाइल माइग्रेटिंग पॉपुलेशन पे फोकस करें। तो ही उसका जो एक रियल इंपॉर्टेंस है वो पता चलेगा। इलेक्शन कमीशन को प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, लीगल अमेंडमेंट के लिए पुश करना पड़ेगा। फिर हम जो रिफॉर्म्स है सिर्फ लीगल लेवल तक ना रख के उसको हम ग्राउंड लेवल इनोवेशन पे ला सकते हैं। मोबाइल एनरोलमेंट वैन्स लगा के, जिससे माइग्रेंट वर्कर्स, ऑन साइट वर्कर जो होते हैं उनको वोट करने में आसानी हो। एब्सेंटी बैलेट्स जैसे यूएस में होते हैं वैसे कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये सारे मॉडल्स पायलट फेज में ट्रायल किए जा सकते हैं कहीं ना कहीं, टू सी इफ इट वर्क्स फॉर अस। देन थर्ड वन इज लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताना। एक रीसेंट सर्वे के हिसाब से जो है 25% लोगों को पता ही नहीं उनका वोटिंग राइट है या नहीं। ये तो बहुत ही सीरियस गैप हुआ ना, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए टारगेटेड आउटरीच। तो व्हाट वी कैन से यहाँ पे इज डेमोक्रेसी तभी इंक्लूसिव बनेगी जब उसका आर्किटेक्चर भी इंक्लूसिव डिजाइन पर बेस्ड होगा। वोटिंग सिस्टम स्टैटिक है लेकिन वोटर्स डायनामिक है, और जब तक ये मिसमैच हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारा जो ये ट्रू यूनिवर्सल सफराज है उसको हम क्लोज नहीं कर पाएंगे। ये डिबेट हमेशा चलता रहेगा, ये जो गैप है जो हम बात कर रहे हैं वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एक ऐसे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं हम जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का बात करता है। अब
हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप की और उनके रिसेंट डेवलपमेंट की। यू नो ये जो उनका रवैया है टुवर्ड्स अस और मे बी आर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम, तो इसमें नई बात क्या हो गई है, बड़ी डेवलपमेंट क्या है? इंडिया ने जो है चाइनीज टूरिस्ट के लिए वीजा इश्योरेंस का फिर से शुरू कर दिया है। ये पहली बार हुआ है आफ्टर द गलवान क्लैश दैट हैपेंड इन 2020। इसका मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज टेंशन के बावजूद जो है बाइलैटरल टाइज पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ला रहे हैं कहीं ना कहीं, यू कैन से। अब ये ट्रिगर क्यों हुआ था एक्चुअली? जब चाइना ने अनाउंस किया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से ओपन होगी, डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम करने की बात हो रही थी, तो उससे ये बात ट्रिगर हो गई और बॉर्डर डायलॉग मैकेनिज्म रिवाइव करने का एक सिग्नल मानो वो दे रहे थे। पर यहाँ ये सबके बावजूद अभी तक जो ट्रस्ट है वो अभी फ्रजाइल है। डिप्लोमेटिक जेस्चर्स हो रहे हैं लेकिन कोर इशू सॉल्व नहीं हुए अभी। जो हमारा एलएसी पे स्टैंड ऑफ होता रहता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, फुल डी एस्केलेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो ट्रूप्स अभी भी फॉरवर्ड पोजीशन में ही होते हैं वहां पे। लेकिन पैरेलली वीजा रिज्यूम हो रहे हैं, फ्लाइट्स पर बात हो रही है, जो फंक्शनल डायलॉग्स होते हैं ना वो स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम दोनों भी, इंडिया और चाइना, थोड़ा थोड़ा सा मतलब एक कंपार्टमेंटलाइज नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बॉर्डर पे टेंशन है कहीं ना कहीं, ट्रेड और कनेक्टिविटी पे थोड़ा सा हम लोग कोऑपरेट करने की सोच रहे हैं। तो ये जो पार्शियल थॉ आपने देखा, ये शॉर्ट टर्म में डिप्लोमेटिक पॉजिटिव थोड़ा सा लैग ला सकता है, लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा हम सस्टेन कर पाएंगे अगर ये बॉर्डर टेंशन, ये सारे जो कॉन्क्रीट मुद्दे हैं, अगर उसको थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोनों कंट्रीज में लगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक रिलेटेड है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, सारे एंगल्स आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड क्विकली देख लेते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए आसानी हो जाती है, इकोनॉमिक हो या डिप्लोमेटिक हो। एक लेयर्ड और कॉन्फ्लिक्ट रिडन हिस्ट्री रही है हमारी, तो लेट्स सी दैट कि हम कैसे यूनिक स्नैपशॉट के जैसे ले लेते हैं। 1962 का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट था, एक्चुअली 1962 का वॉर। सबसे पहले बात करते हैं कि ये हुआ कैसे, क्या हो गया। जो इंडिया और चाइना के बीच में सबसे पहला फुल स्केल्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था ये वॉर, तब से लेकर आज तक बॉर्डर टेंशन जो है चली आ रही है। खासकर में जो लद्दाख का एरिया है ना, लद्दाख में या देन उत्तराखंड में, मिडिल सेक्टर्स में, यानी ईस्टर्न में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी, ये वॉर ने दोनों नेशन के बीच में बहुत डिस्ट्रेस ला दिया, जो अब तक के हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। बॉर्डर मैकेनिज्म्स की बात करेंगे तो वॉर के बाद कई एफर्ट्स हुए, बाइलैटरल पीस के बारे में बात की। 2012 में इनफैक्ट जो है WMCC बना, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये बना था। उसके अलावा स्पेशल रिप्रेजेंटेशन डायलॉग हुए थे। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है अब तक क्लियरली डिफाइंड नहीं है। ये जो है एम्बिग्विटी है कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज, और इसी वजह से जो है 2-3 साल में हर बार एलएसी पर टेंशन एस्केलेट होता रहता है। देन आया सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट, गलवान क्लैश, जहां 20 इंडियन सोल्जर्स जो है शहीद हुए थे ब्रूटली हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। ये था लास्ट 45 इयर्स का वर्स्ट बॉर्डर क्लैश। इसके बाद इंडिया चाइना के टाइज जो है बहुत फ्रीज हो गए उधर ही, वीजा बंद हो गया, मिलिट्री टॉक स्टफ हो गई एक्सेट्रा। जो बायलैटरल ट्रस्ट था वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गया था। तो ये थी हमारी बहुत ही बिल्डिंग हिस्ट्री। तो हमारे फंक्शनल कोऑपरेशन की बात तो छोड़ो, हम सारे, हमने पूरा खत्म, फ्रीज कर दिया था सारी चीजें, ट्रेड ये सब। और इंडिया चाइना रिलेशन में ये जो पास्ट के शैडोज हैं वो हमेशा प्रेजेंट पे पड़ते रहते हैं कहीं ना कहीं। हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हमारा रिश्ता इवॉल्व हुआ, कैसे बिगड़ा, ये सारा दिखाने के लिए ये फ्रेमवर्क आपको बहुत अच्छा लग रहेगा। यू कैन मेंटेन द फ्लो लाइक दिस, ओके। बीच में टेंशन एस्केलेट होते हैं
तो ग्राउंड पर हम जब कन्फ्रंटेशन रोकने के लिए कुछ डायलॉग मैकेनिज्म भी करते हैं, मतलब उनको थोड़ा सा हैंडल करने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, यहाँ पे एक बार नजर डालते हैं। जो अभी मैंने बोला आपको, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये एस्टेब्लिश किया गया था 2012 में। अब इसका क्या है, ये मैनेज करता है सारे बॉर्डर्स के अफेयर्स को, जहां पे वो इंक्लूड बॉर्डर लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है उस पे फोकस करता है। इसमें क्या होता है, मिलिट्री ऑफिसर्स और डिप्लोमेट्स दोनों तरफ के शामिल हो जाते हैं और रेगुलर मीटिंग्स करते हैं। अब उन पे वो मुद्दों पे क्या क्या बात करेंगे, अब जो ट्रूप मूवमेंट्स होते हैं उसमें कम्युनिकेशन लाना, डी एस्केलेट करना जो लोकली टेंशन बढ़ जाती है, ग्राउंड लेवल स्टैंड ऑफ्स होते हैं ना, उनको थोड़ा सा पीसफुली हैंडल करना, ये सारे पॉइंट्स पे ये क्या होता है, मोस्टली ऑपरेशन लेवल डी एस्केलेशन की बात करते हैं ये वाले इसमें। देन आता है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग। अब ये है एक हाई लेवल पॉलिटिकल डायलॉग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या होता है, इंडिया की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और चाइना की तरफ से उनके सीनियर ऑफिसर जो है वो मीट करते हैं। इनका फोकस क्या होता है, बाउंड्री डिस्प्यूट का कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिजोल्यूशन पे बात करना, पॉलिटिकल जो विल हो उसको जो है एंगेज करके थोड़ा सा पीस बिल्डिंग की तरफ पुश करना में भी उनका स्कोप होता है। देन कम्स शंघाई कोऑपरेशन। अब एससीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम दोनों साथ काम करते हैं, इंडिया और चाइना, और एक मल्टीलैटरल ग्रुपिज्म जहां पे हम दोनों पार्ट है, जहां पे रशिया भी पार्ट है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी शामिल है। इसका फायदा ये प्लेटफॉर्म का ये है कि जब बायलैटरल टेंशंस जो है हाई हो जाते हैं तो इंडिया और चाइना एससीओ के थ्रू थोड़ा सा नॉन कन्फ्रंटेशनल स्पेस में आ जाते हैं। जैसे 2020 गलवान के बाद इंडिया चाइना डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग एससीओ फ्रेमवर्क में हुई थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे नहीं भी बात करनी है, ऐसे ऐसे सिचुएशन में ये एससीओ प्लेटफॉर्म यूज होता है। अब हमने यहाँ पे देखा थोड़े कम्युनिकेशन चैनल्स जो ये इंडिया और चाइना यूज करते हैं। सरफेस पे टेंशन दिख जाती है, पर हमें हमेशा याद रखना है कि चाहे जो मैकेनिज्म्स हो वो इफेक्टिव तभी बनेंगे जो म्यूचुअल ट्रस्ट होता है और ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो सिंसियरिटी के साथ हम काम करें दोनों कंट्रीज, तभी वो इफेक्टिव हो पाएगा कहीं ना कहीं। तो अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, एक क्रूशियल पार्ट की बात करेंगे, स्ट्रेटेजिकल डायमेंशन की। यहाँ पे 3 की हाईलाइट एरियाज हैं जहां पे हमारा फ्रिक्शन हमेशा होता रहता है। ठीक है, डिप्लोमेसी कितनी भी स्मूथ हो जाएगी तो ये तीनों टेंशन हमेशा हमें देखने को मिलते हैं। बॉर्डर डिसएंगेजमेंट सबसे पहला इशू है एलएसी का। इंडिया बार बार ये इंसिस्ट करता है कि नॉर्मल टाइज का मतलब है स्टेटस क्वा, मतलब यानी सिचुएशन वैसी हो जैसी गलवान से पहले थी, और जब तक फुल डी एस्केलेशन या हम कोई जो डिप्लॉयमेंट किए है फॉरवर्ड उसको रोल बैक नहीं करते, म्यूचुअल ट्रस्ट रीबिल्ड नहीं करते, तब तक नॉर्मलाइजेशन का टैग जो है सिर्फ सिंबॉलिक हो जाएगा। तो एक स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है ये जो इंडिया ने क्लियरली ड्रॉ कर दी है कहीं ना कहीं। देन व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, अब ये सेकंड है यहाँ पे हाईलाइटेड इशू। यहाँ पे इकोनॉमिक लिंकेजेस देखोगे आप, दोनों कंट्रीज में ट्रेडिंग पार्टनर्स रहे हम, सप्लाई चेन में एम्बेडेड हैं, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को एक्सप्लोर करते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत म्यूचुअली डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं इस पे। लेकिन 2020 के बाद क्या हुआ, सब इंडिया ने चाइनीज के टेक फर्म्स को बैन कर दिया, एक्सपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, चाइना भी रिटालिएशन में कुछ रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सेट्रा। इसका इम्पैक्ट जापान, साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज पे भी पड़ेगा। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है हमारी, वो फ्रिक्शन फ्री कभी थी ही नहीं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात वाटर सिक्योरिटी की, एक बहुत ही साइलेंट है लेकिन बहुत ही बुरा इशू है ये। वाटर डिप्लोमेसी की बात करेंगे तो चाइना जो है ब्रह्मपुत्र पर हम डैम बिल्ड कर रहा है, और इंडिया का कंसर्न है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वाटर फ्लोज इंपैक्ट हो जाएंगे उससे, और बांग्लादेश पर भी जो है रिपल इफेक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं। इंडिया बार बार वाटर डेटा शेयरिंग की डिमांड करता है, लेकिन चाइना का जो ओपेक प्रोजेक्ट है वो बहुत ट्रांसपेरेंसी से बहुत दूर है। वाटर भी हो एक जियो स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट ही बन गया है हमारे लिए, उनके लिए भी। तो अगर हम इंडिया चाइना टाइज को समझे कहीं ना कहीं, तो सिर्फ बॉर्डर या ट्रेड तक नहीं है, वाटर, टेक्नोलॉजी और हमारा जो उन पे फेथ है वो भी हैम्पर हो चुका है।
तो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट, ये इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हो ना, या फिर ऐसे में भी लिखना हो तो थोड़ा सा आप इसको ये एंगल से भी लिख लेना, बहुत इंसाइटफुल लगेगा। ओके, तो एक और एडिटोरियल था जिसमें इंडिया और यूके के बीच में जो नए ट्रेड हुए हैं उनके कुछ की फीचर्स के बारे में वहां पे डिस्कशन हुआ था। तो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर आ जाएगा तो आपको फैक्चुअली डेटा भी मिल जाएगा, तो आई हैव टेकन दिस अगेन। टैरिफ रिडक्शन की बात हुई थी, सबसे पहला बेनिफिट है ये हमारे लिए। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है, फुटवेयर, ज्वेलरी, एमएसएमई, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, उनके यूके में रिड्यूस टैरिफ मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेटर कॉम्पिटिटिवनेस होगी। वहीं यूके के प्रोडक्ट्स है विस्की, एरोस्पेस पार्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस एक्सेट्रा, इंडिया में इजियर मार्केट एक्सेस पाएंगे। ये तो विन विन सिचुएशन लग रहा है। यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हुए स्टेप्स लिए गए हैं। देन वी टॉक अबाउट सोशल सिक्योरिटी, दूसरा बड़ा स्टेप, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। इसका मतलब क्या है, जो इंडियन वर्कर्स यूके में काम कर रहे हैं उन्हें सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडिया और यूके दोनों जगह देने पड़ेंगे। अब इस डीसीसी के थ्रू क्या हो जाएगा, 3 साल तक एग्जेम्पशन मिलेगी फ्रॉम ड्यूअल कंट्रीब्यूशन। सेम बेनिफिट यूके के सिटीजन को इंडिया में मिलेगा। ये एक एनआरआई फ्रेंडली मूव है, जो हमारे मेंस में जो डायस्पोरा का कभी क्वेश्चन आएगा तो यू कैन कोट दिस। देन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क्स, तीसरा है इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है। इंडिया और यूके ने लॉन्च किया है टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव, यू कैन से एनहांस्ड बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट पे भी बात हुई। तो ये बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत ही जो एआई जैसे सेक्टर्स हैं बहुत ही स्पेशल साबित होगा। देन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात करेंगे, हमारा लास्ट बेनिफिट है ये। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का एक रोड मैप बन जाएगा, जिसमें हम कौन से बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, फिर डिफेंस की बात करेंगे, और जो प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉरेन लेवल मिनिस्ट्री होती है ना रिव्यू की, उसमें भी फायदा हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट का यू कैन से टूल बन गया है ये एफटीए। तो हमने यूके और इंडिया का जो एफटीए का स्ट्रक्चर है बहुत ही ब्रॉड है, तो इसका हमें यूपीएससी रेलेवेंस नोट्स निकाल के ही उसको याद रखना है। बहुत ही वेरी हाईली इंटीग्रेटेड टॉपिक है, तो यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट यहाँ पे, है ना। कैसे कैसे रिलेटेड होगा, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, देन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। तो आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट स्लाइड आल्सो, तो अकॉर्डिंगली आप अपना एनालिसिस कीजिए इस आर्टिकल का। अच्छा, फिर इसकी जो इवोल्यूशन हुई है, इसके स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि आपको कभी आप आंसर लिख रहे हो तो वो फ्रेमिंग में इजी हो जाता है। हमारा अगर ब्रेक्जिट के बाद विजन देखेंगे तो इंडिया और यूके का जो एफटीए है वो 2016 से उनकी बात चल रही है। फिर 2022 में जो है एक रोड मैप भी सेट हुआ था 2030 के पार्ट के रूप में, एक देर लॉन्च्ड इट अगेन। तो 26 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन हुए, फाइनली जाके 2025 में ये फाइनलाइज हुआ। लेकिन ये नए फ्रेमवर्क के अंडर जो विजन 2035 का है ना, उसके अंडर मल्टीपल वर्टिकल्स कवर करने की उन्होंने कोशिश की है, जिसमें क्लाइमेट चेंज, डिफेंस कोऑपरेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इवॉल्व है। टेक एंड इनोवेशन की भी बात की। अब ये मल्टी डायमेंशनल एग्रीमेंट है, इफ यू आर सीइंग इट। इसका स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिग्निफिकेंस क्या होगा, यूके के लिए होगा एक डील जो पोस्ट ब्रेक्जिट जो है उनका एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है, तो उनका पार्ट बन जाएगा ये डील। क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद यूके को चाहिए ना कोई और नए बायलैटरल ट्रेड रूट्स, कोई ट्रस्टेड इकोनॉमिक पार्टनर चाहिए होगा, तो उसके लिए। वहीं कहीं ना कहीं इंडिया के लिए जो डील है वो डाइवर्सिफिकेशन की बात लाती है। ये एफटीए जो है इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए के बाद कहीं ना कहीं ईयू और गल्फ कंट्रीज के साथ चल रहा एफटीए नेगोशिएशन की जो पैरेलल बात हो रही है, हमारे लिए एक एंकर साबित होगा जो हमने यूके के साथ साइन किया है। तो इंडिया और यूके एफटीए जो है सिर्फ इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यहाँ पे जो हम रीबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं उसका एक सिंबल है, जहां दोनों देश जो है
शेयर्ड प्रोस्पेरिटी और जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लास्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस क्या है ये दोनों के पार्टनरशिप को लेके, दोनों देश किस तरह से शेयर्ड ग्लोबल विजन पर काम कर रहे हैं, उनका सिक्योरिटी एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले बात है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे कोऑपरेशन की। यूके ने जो है ओपनली सपोर्ट किया था इंडिया का परमानेंट यूएनएससी मेंबरशिप जो मांग रहा है इंडिया, उसको दोनों कंट्रीज मिलकर एडवोकेट कर रहे थे यूएन रिफॉर्म्स के लिए, कॉमनवेल्थ के रिवाइवल के लिए एक्सेट्रा। डब्ल्यूटीओ में भी जो रिफॉर्म्स लाने की हम बात करते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर लेता है यूके। तो ये एक वैल्यू बेस्ड अलाइनमेंट हो गई हमारे लिए, जहां पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है ग्लोबल ऑर्डर रिफॉर्म्स की डिमांड करती है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें तो ये दूसरा मेजर एंगल है। फैलगम टेरर अटैक के बाद यूके ने इंडिया का जो स्टांस था उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। इसके अलावा इंडिया ने मतलब जो फ्यूजिटिव का एक्स्ट्राडिशन हुआ था, जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, सारे जो पैसे लेके चले गए, इससे पता चलता है कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन, लॉ एनफोर्समेंट, टेरर रिस्पॉन्स, ये सारा जो चीजें हैं कहीं ना कहीं एक्सपांड हो रही है। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया इंडो पैसिफिक। इंडिया और यूके दोनों एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करते हैं जहां पे पीस इन यूक्रेन एंड वेस्ट एशिया की बात की, फिर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी सपोर्ट करते हैं दोनों, एंड ग्लोबल फ्लैश पॉइंट जो है ताइवान स्ट्रेट, रेड सी एक्सेट्रा, उन पे भी फोकस होता है इनका। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है यूके का स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ग्रेजुअली इंडिया के रीजनल प्रायोरिटीज के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है। तो ये एक तरफ यूरो एशियन ब्रिज हो गया ना, एक डिप्लोमेसी का एक बहुत अच्छे से एक ब्रिज तैयार हो जाता है। इंडिया यूके पार्टनरशिप सिर्फ एक हमारे लिए ट्रेड डील की तरह लिमिटेड नहीं होगी, हमारे लिए एक कॉम्प्रहेंसिव अलाइनमेंट है ये, जो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, गवर्नेंस, डिफेंस और रीजनल पीस के साथ हमें कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है उनको, और हमारे जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं पहले से, उनको थोड़ा सा अच्छा बनाने की एक अपॉर्चुनिटी है कहीं ना कहीं। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ द सेशन, यहाँ पे एक सोशल जस्टिस के रिफॉर्म की बात है। कर्नाटका चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2025। ये बिल में कर्नाटका ने एक स्ट्रॉन्ग लीगल मूव किया है। अब जो है चाइल्ड बेथरोल जो होता है, यानी बच्चों की एंगेजमेंट, क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगी। पहले एंगेजमेंट पनिशेबल नहीं थी, एंगेजमेंट भी अब जो है इलीगल चाइल्ड मैरिज के एम्बिट में आ गई है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इस बिल का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आई टेल यू फर्स्ट, जो इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होंगे ना, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। मतलब जो लीडर, जैसे जो जिनको प्रोटेक्शन मिला हुआ होता है ना, लेजिस्लेटर्स, एल्डर्स, कम्युनिटी लीडर्स, जो सारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सारों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये लूपहोल क्लोज करता है जहां लोग बोलते थे कि शादी तो अभी नहीं हुई ना, सिर्फ रस्म की है। तो नाउ दिस प्री मैरिज रस्म आल्सो विल इनवाइट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। कर्नाटका की लीडरशिप की बात करें तो कर्नाटका इज नॉट न्यू टू चाइल्ड मैरिज रिफॉर्म्स। 2016 में ये फर्स्ट स्टेट बना था जहां पे चाइल्ड मैरिजेस को वॉइड अप इनिशियो कहा गया था, यानी शुरू से ही नल एंड वॉइड। 2025 का जो ये बिल है ना, उस लीगेसी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। बच्चों को जो है ज्यादा लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी इस बिल के साथ। अगर आप इस लॉ का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे, लेजिस्लेशंस पे हमें क्या क्या था पहले, इसके कानून के पीछे क्या क्या स्ट्रगल हुए थे, विल ट्राई एंड सी। नेशनल लेजिस्लेशन की बात करेंगे तो सबसे पहला नेशनल फ्रेमवर्क है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, पीसीएमए 2006। ये मिनिमम मैरिज एज को लीगली डिफाइन करता है, 18 साल फॉर गर्ल्स एंड 21 साल फॉर बॉयज। ये एक्ट चाइल्ड मैरिज को पनिशेबल ऑफेंस बनाता है, लेकिन कुछ लूप होल्स भी बचे हुए हैं इस एक्ट में। कर्नाटका लीडरशिप रिफॉर्म्स जो है वो क्या बोलता है, बहुत ही प्रोएक्टिव स्टेप लेके आता है। इंडिया का पहला स्टेट बन जाता है जहां पे चाइल्ड मैरिज को वॉइड अब इनिशियो डिक्लेयर कर देता है। मतलब ये शुरू से ही इलीगल ही है। ये स्टेप बाकी स्टेट्स के लिए एक एक प्रेसिडेंट बन गया था। 2025 अमेंडमेंट जो है एक बहुत ही बड़ा लीप है। कर्नाटका ने बहुत मेजर गैप को क्लोज करने की कोशिश की। एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन को
पहले पनिशेबल जो नहीं था उसको क्रिमिनलाइज कर दिया। ये मूव पीसीएमए के लूप होल को क्लोज करता है और अलाइन करता है यूएनआरसीआरसी के रूल्स के साथ, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स टू चाइल्ड जो है उसके साथ अलाइन करता है। तो मैं बात कर रही थी कि हमने एक बहुत ही अच्छा सोशल रिफॉर्म डिस्कस किया अभी। हालांकि कर्नाटका के अभी वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं मॉनसून सीजन में, ये मॉनसून सेशन में। देखते हैं आगे चल के हम इसको पैन इंडिया इम्प्रूव इन्वॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि आगे चलकर ये जो पॉलिसी चेंजेस है, डेवलपमेंट्स हुई है, एफटीए हो गया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गए, चाइना के साथ रिलेशन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात की हमने, और चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की बात की। तो हाउ ऑल दिस की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अफेक्ट इंडियाज फ्यूचर डेवलपमेंट्स, पॉलिसी मेकर्स को किस किस इंटरेस्ट पे ध्यान देना चाहिए। जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को प्रायोरिटी पे रखना होगा अबाउट रिफॉर्मिंग एंड कंसिडरिंग इंटरनल माइग्रेंट्स। फिर हमने देखा कि एफटीए तो हमने साइन कर दिया है, लेकिन उसके चलते हमें ध्यान में रखना है पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक हेल्थ, उनके सेफगार्ड्स। देन देखा चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप, कैसे हम मेन मुद्दों को थोड़ा सा अवॉइड करके कंपार्टमेंटलाइज डिप्लोमेसी पे फोकस करके धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। देन वी स्पोक अबाउट एक छोटा सा एक ऐसा अमेंडमेंट जो है एक्ट में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है इन दिस यहाँ पे तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो it gives a very it will empower this vulnerable section which we are talking about, and that is child protection. ये एक रेप्लिकेबल मॉडल बन सकता है कहीं ना कहीं, जहाँ पे अर्ली एंगेजमेंट को क्रिमिनलाइज करना, फीमेल एजुकेशन को इम्प्रूव करना, अर्ली प्रेगनेंसी को रिड्यूस करना, ये सारे मुद्दे जो है मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही शैडोड हो जाते हैं। तो ऐसे रिफॉर्म्स ना उनको हाईलाइट करेंगे। वी विल बी एबल टू फोकस ऑन द रियल प्रॉब्लम्स पीपल आर फेसिंग, पीपल मोस्ट विमेन एंड चाइल्ड फेस करते हैं जो। उसके साथ अब यहाँ पे हमने 5 की टेक अवे जो है डिस्कस किए। तो ये था लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स, जो क्रक्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हियर। तो हमने आप जो आपको क्या करना है, whenever you are रिवाइजिंग, आपको ये स्लाइड रिवाइज करनी है, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कौन से टॉपिक हम फॉलो करते हुए आए हैं, क्या क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं, है ना। तो दैट वे यू विल हैव अ वे टू रिमेम्बर इट। हम सब कुछ ध्यान में नहीं रख सकते, बट रिकॉल करने में आसानी होती है। तो आज के लिए इतना ही। I shall meet you tomorrow again. Thank you very much for attending the session. Till then, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करना. Keep revising. Stay focused. Thank you very much. Veranda IAS, where your dream becomes reality.